अब हम बात करते हैं उन रीज़न्स के बारे में या उन थ्रेट्स के बारे में जो वाइल्ड लाइफ को फेस करने पड़ते हैं। यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं या ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ को एक तरीके से फेस करने पड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है हैबिटेट लॉस। बढ़ती हुई जनसंख्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है देश के अंदर या दुनिया के अंदर, वैसे वैसे ही लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जगह भी चाहिए, काम करने के लिए इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए, खाना खाने के लिए या खाने के लिए ज़्यादा अनाज उगाने के लिए ज़्यादा खेत भी चाहिए, और हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपने रहने के लिए चाहिए। इन सब रीज़न्स के कारण अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट है वो नेचर पे ही आता है, नेचुरल हैबिटेट्स के ऊपर ही आता है। धीरे धीरे जंगल काटे जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको कमर्शियल लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। तो हैबिटेट लॉस जो है वो वाइल्ड लाइफ के ख़त्म होने का एक मेन रीज़न है, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ज़मीन चाहिए वो ज़मीन आखिर कहाँ से आती है? वो इसी वाइल्ड लाइफ के हिस्से की जो ज़मीन यानी नेचर के हिस्से की जो ज़मीन होती है उसी का कमर्शलाइजेशन करके वो जो ज़मीन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर नेचर से हटाकर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे कि नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो अपने घर को खो देते हैं। दूसरा रीज़न है पॉल्यूशन। हम चाहे एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या नॉइज़ पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन जो है वो नेचर के लिए और नेचर में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो नेचुरल हैबिटेट में है चाहे आर्टिफिशियल हैबिटेट में है, उनके लिए ख़तरनाक है। अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो समुद्र के अंदर होने वाला जो पॉल्यूशन है यानी वाटर पॉल्यूशन है, चाहे वो ऑयल स्पिल की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे केमिकल्स की फॉर्म में हो, और चाहे वो प्लास्टिक के कचरे की फॉर्म में जो कि क्विंटल्स या टन्स के हिसाब से रोज़ समुद्र में फेंका जाता है, वो सारे का सारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट कर रहा है और वहाँ की जो एनिमल लाइफ है या जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इसी तरीके से सॉइल पोल्यूशन की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से भी जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। रेडिएशन पॉल्यूशन का भी हम इफ़ेक्ट जानते हैं कि जिस एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन ज़्यादा होता है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। सॉइल पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से ही शहरों के पास रहने वाले जो जंगल हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं वो भी धीरे धीरे बीमार होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो पोल्यूशन जो है वो घटती हुई बायोडाइवर्सिटी का एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट इज़ इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग और पॉचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी शिकार करना अपने इस्तेमाल के लिए, जो जंगली जानवरों से फूड है, खाना है, उनके सींग हैं, उनके फर हैं, टस्क हैं, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो शिकारी हैं वो बिना सोचे समझे अनाप शनाप जो है इन जानवरों का शिकार करते हैं। वो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं कि कोई स्पीशीज़ इंस्टिंक्ट हो सकती है, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है, उसके ख़त्म होने से क्या नुकसान हो सकता है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब सिर्फ पैसे से होता है। तो वो इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना अपने छोटे से लालच के पीछे पूरी की पूरी जो स्पीशीज़ होती है उसको पर्टिकुलर एरिया से इंस्टिंक्ट करने की कगार पर ले आती है। तो ये जो इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग है वो भी वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन की एक मेन वजह है। आज के टाइम में हम जानते हैं कि जो गैंडे के सींग हैं, हाथियों के जो दांत हैं, हाथी दांत हैं, या शेर चीता जैसे जानवर हैं, इस तरह के जानवरों की जो खाल होती है वो काफ़ी महंगी बिकती है। क्रोकोडाइल्स हैं, उनके खाल के पर्स बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़े से पैसे के लालच में जो शिकारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इन एनिमल्स का शिकार करते हैं, जिससे पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले वाइल्ड लाइफ जो है उसके इंस्टिंक्ट होने की नौबत भी आ जाती है, और कई बार तो वो पूरी की पूरी स्पीशीज़ उस एरिया से ख़त्म भी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। यहाँ इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर किसी नई स्पीशीज़ का एंटर करना, यानी किसी पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में
पहले से जो भी एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट थी उससे अलग बाहर से किसी नई स्पीशीज़ का आर्टिफिशियली उस एरिया के अंदर एंटर करने से जो उनका पूरा का पूरा फूड चेन या फूड वेब होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एलियन स्पीशीज़ बोलते हैं इनको, एग्जॉटिक या एलियन स्पीशीज़। कई बार तो इस तरह की स्पीशीज़ इकोसिस्टम के बैलेंस को किसी तरीके से भी हार्म नहीं पहुंचाती, पर कई केसेस के अंदर देखा गया है कि एलियन स्पीशीज़ के एंटर करने से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये 4 मेन रीजंस माने जाते हैं इकोसिस्टम के इम्बैलेंस क्रिएट होने के कारण। अब इस तरह के इम्बैलेंस के क्रिएट होने में जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, यानी उनका जो नंबर टाइम के साथ धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उसके कारण उनको एनिमल्स को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव कैटेगरी के अंदर लेना पड़ता है। और उसके लिए हम 3 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जो बताती हैं कि पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, यानी कि वो जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म होने के कितने नज़दीक है, उस टर्म को बताने के लिए कई टर्म्स जो हैं या उस बात को समझाने के लिए उन स्पीशीज़ के नाम के साथ कई वर्ड्स या टर्म्स यूज़ की जाती है, जैसे कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या वनरेबल स्पीशीज़। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उनका मतलब समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो सबसे पहले आती है एक्सटिंक्ट, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, यानी जिसके एक भी नॉन इंडिविजुअल रिमेन नहीं करता, कोई भी जीवित उसका अवशेष अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो आर्टिफिशियल मैन मेड आर्टिफिशियल कैपिटेटिव कंडीशन के अंदर तो सर्वाइव कर रही है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट के अंदर वो अवेलेबल नहीं है, यानी जंगलों में या फिर अपने नेचुरल वाइल्ड लाइफ के अंदर वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जूज़ के अंदर या आर्टिफिशियल हैबिटेट्स जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं उनके अंदर ही अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ। फिर आती है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है कि वो बहुत जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो सकती है। एंडेंजर्ड का मतलब चांसेस हैं एक्सटिंक्ट होने के, लेकिन चांसेस हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं लेकिन फिर भी हाई चांसेस हैं कि वो भविष्य में एक्सटिंक्ट हो सकती है इन द वाइल्ड, यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में। वनरेबल मतलब अभी वो एक्सटिंक्ट नहीं, एंडेंजर्ड नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड हो सकती है, यानी एंडेंजर्ड वो है जो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती है और वनरेबल वो है जो फ्यूचर में एंडेंजर्ड हो सकती है। नेक्स्ट नियर थ्रेटेंड, यानी जो अभी एंडेंजर्ड हुई नहीं है लेकिन फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ सकती है। लीस्ट कंसर्न, यानी कि वो उनमें से, यानी अपर जितनी भी हमने कैटेगरीज़ की बात की है उनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आती हैं, तो वो लोएस्ट रिस्क पे हैं। नेक्स्ट इज़ डाटा डेफिशिएंट, यानी ऐसी स्पीशीज़ जिनके एक्सटिंक्शन के बारे में या कितना एक्सटिंक्ट हो सकती है अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है, यानी उस पर कोई स्टडी नहीं हुई है, तो हम अभी नहीं बता सकते हैं कि क्या वो एक्सटिंक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर डाटा अवेलेबल नहीं है जिसके बेस पर हम नंबर्स के बेस पर या फिर हम साइंटिफिक स्टडी के बेस पर ये कह सकें कि वो एक्सटिंक्ट होगी या नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज़ नॉट इवेल्युएटेड, यानी जिसके बारे में हमने अभी बात करना शुरू ही नहीं किया, यानी हमने अभी इसको स्टडी करना शुरू ही नहीं किया है, तो जिसको भी हमने स्टडी नहीं किया है उसके रिस्क को हमने अभी इवेल्युएट नहीं किया है, वो नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इंडिया, यानी इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं कि नेचर के या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए 2 तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि किसी स्पीशीज़ को या जीव को उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रिजर्व करना, और एक्स सीटू का मतलब होता है उसको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर किसी बाहर की जगह के अंदर प्रिजर्व करना। तो पहले हम बात करते हैं इन सीटू की। इन सीटू प्रोडक्शन जो है वो किसी जेनेटिक रिसोर्स को या फिर नेचुरल प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर जब हम रिहेबिलिटेट करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम उसको प्रेडेटर से या किसी भी रीज़न से ख़त्म होने से बचा सके, तो उसको हम इन सीटू प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि हम एक नए प्रोटेक्टेड एरिया का निर्माण करें उसके लिए, जहाँ पर कि उसकी
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके। जैसे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोलॉजिकल रिजर्व्स हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये सारे के सारे इस तरह के नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं जहाँ कि एनिमल्स को लीगली प्रोटेक्ट करके पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकेंड इज़ डेवलप necessary guideline for selection, establishment and management of protected areas or area where special measure needs to be taken to conserve biological diversity। मतलब हम गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे नियम, गाइडलाइंस जिनके द्वारा हम पर्टिकुलर एरियाज़ को प्रिजर्व करते हैं, यानी वो लॉज और एक्ट्स की यहाँ बात हो रही है, उन गाइडलाइंस की यहाँ बात हो रही है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ प्रमोट द सेफ्टी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, हैबिटेट एंड पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी यहाँ हम स्पीशीज़ की नहीं, हम उसके नेचुरल एनवायरनमेंट या हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि अगर उसका घर सुरक्षित रहेगा तो वो जीव भी सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट, प्रमोट एनवायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एरिया एडजेसेंट टू प्रोटेक्टेड एरिया। यानी सिर्फ प्रोटेक्टेड या फिर लीगली प्रोटेक्टेड एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके सराउंडिंग एरियाज़ को भी प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, रीजनरेट एंड रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम एंड प्रमोट द रिकवर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। यानी अगर कोई स्पीशीज़ ऑलरेडी थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आ चुकी है तो उसके लिए, या फिर कोई इकोसिस्टम ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है, तो उस इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, उसको मेंटेन करना, उसको रीजनरेट करना और इस तरह के उपाय करना कि जो स्पीशीज़ ऑलरेडी थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ चुकी है वो वहाँ पे ईज़िली ग्रो कर सके, वहाँ पे ईज़िली फ्लॉरिश कर सके। तो उसके लिए जितने भी मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। अनदर कैटेगरी इज एक्स-सिटू। एक्स-सिटू का मतलब होता है उस जीव को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर आर्टिफिशियल हैबिटेट के अंदर लेके आना और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना। यानी स्पेशल केसेस के अंदर जब ये पॉसिबल नहीं होता या एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो या उनका नंबर बहुत कम रह गया हो, तो जब हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि नेचुरल हैबिटेट में वो मेंटेन रहेंगे या नहीं, तो उन जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर आर्टिफिशियल रीजन्स के अंदर या आर्टिफिशियली मेंटेन नेचुरल हैबिटेट के अंदर लेके आया जाता है जहाँ कि उनको मेंटेन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है? अडॉप्ट मेजर फॉर एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेफरली इन द कंट्री ऑफ रीजन ऑफ सच कंपोनेंट। यानी उस देश के की किसी इलाके जहाँ किसी वो स्पीशीज़ बिलोंग करती है उसके ही किसी एरिया पर्टिकुलर के अंदर उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर मेंटेन करना। अडॉप्ट मेजर फॉर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ फॉर देयर री इंट्रोडक्शन इनटू नेचुरल हैबिटेट। यानी पहले उसको उसके आर्टिफिशियल हैबिटेट के अंदर रखना, उसको ग्रो करने देना, उसको मेंटेन करने देना, उसके नंबर्स को इंक्रीज़ होने देना और फिर दोबारा से कंडीशन सूटेबल होने पर या सूटेबल लगने पर उसको दोबारा से उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर इंट्रोड्यूस करना। और एक्स-सिटू कंजर्वेशन के लिए जिस तरह की फाइनेंशियल और अलग तरह की सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है वो सारी तरह की सपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करना और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नेचुरल हैबिटेट को एक्स-सिटू कंडीशन के अंदर लाने के लिए जितने भी कलेक्शंस करने की ज़रूरत है, जितने भी मेजर्स की ज़रूरत है उनको अवेलेबल करवाना। थैंक यू।